चलिए जी वापस आते हैं जी पॉइंट पर। We were discussing about the essentials of a valid contract और हमने 4 essentials हमने अपने कंप्लीट कर लिए। 5वें एसेंशियल के ऊपर आते हैं तो बात आती है कि फ्री कंसेंट। कंसेंट किसी चीज को कहते हैं, रजामंदी, किसी पर्सन की विलिंगनेस। अब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो विलिंगनेस है वो उस पर्सन की फ्री होनी चाहिए। फ्री होने का मतलब ये है कि वो अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट बनाए, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर ना हो और उसके ऊपर किसी किस्म की कोई इश्यूज ना हो। ठीक हो गया? तो अब 5 फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं जो किसी भी पर्सन की इन्फ्लुएंस को या किसी भी पर्सन के कंसेंट को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। अब वो 5 फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? नंबर 1 हमारे पास आता है जी कोर्शन। कोर्शन बोला जाता है इसको। कोर्शन मींस थ्रेट करना किसी को, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को थ्रेट करती है, उसको डायरेक्टली थ्रेट करती है या उसकी फैमिली को गन पॉइंट पर लेती है या उसकी किसी प्रॉपर्टी को गन पॉइंट पर लेती है और उसके बाद उससे कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के बनाने में कंसेंट फ्री नहीं थी और फ्री ना होने की वजह से दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। उसको हम अपना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे। कोर्शन मींस थ्रेट करना, ठीक है जी, गन पॉइंट पर काम करना। नंबर 2 अनड्यू इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस होता है किसी के ऊपर दबाव डालना और अनड्यू का मतलब होता है गैर जरूरी दबाव डालना। यानी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दोनों पार्टीज के दरमियान रिलेशन इस तरह का होता है कि एक पार्टी डोमिनेंट होती है और दूसरी पार्टी उसके प्रेशर में होती है। एक पार्टी क्या कर रही होती है, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रही होती है। जैसे कि एक लॉयर है और एक उसका क्लाइंट है। अब लॉयर और क्लाइंट का रिलेशन ऐसा रिलेशन है कि जिसमें एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन के ऊपर है और लॉयर उसमें डोमिनेंट होगा। लॉयर अपने क्लाइंट से प्रेशर में लाकर उसको डिफरेंट किस्म के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा सकता है। इसी तरह से डॉक्टर एंड पेशेंट की बात कर लेते हैं, तो डॉक्टर उसमें हमेशा क्या होता है, डोमिनेंट पोजीशन के ऊपर होगा, क्योंकि उसके पेशेंट को पता है कि डॉक्टर के हाथ में मेरी जिंदगी है इस वक्त। वैसे तो जिंदगी देने वाला अल्लाह अल्लाह की जात है, लेकिन उस वक्त की कंडीशन ऐसी होती है कि लॉयर को पता, उसको पेशेंट को पता होता है कि डॉक्टर ने जो भी करना है, तो इसका मतलब फिर वो डॉक्टर के प्रेशर में आता है और अगर प्रेशर में आकर किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया तो दैट कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद अगली बात आती है ये मिस रिप्रेजेंटेशन और एक पॉइंट इसमें साथ आता है फ्रॉड। ये दोनों पॉइंट्स को मैं इकट्ठे आपके साथ शेयर करूंगा। मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड की बात कर रहा हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन? गलत बात किसी को कन्वे करना, गलत बात किसी के साथ करना, इन शॉर्ट झूठ बोलना, उसको हम क्या नाम देते हैं? फ्रॉड भी कह सकते हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं। तो फिर इसका डिफरेंस हमारे पास क्या आता है? अगर तो बोलने वाले को पता है कि मैं गलत बात कर रहा हूँ, इंटेंशनली किसी को गलत स्टेटमेंट पास करना, और गलत स्टेटमेंट पास करने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट में लाना चाहता हूँ, झूठ बोलकर उसको कॉन्ट्रैक्ट में लाना चाहता हूँ इंटेंशनली, दैट इज कॉल्ड फ्रॉड। और अगर मैं झूठ इस तरह से बोल रहा हूँ कि मुझे खुद को भी नहीं पता कि मैं गलत स्टेटमेंट पास कर रहा हूँ और जस्ट वो स्टेटमेंट मैं इसलिए पास कर रहा हूँ कि मेरी स्टेटमेंट सुनने के बाद वो दूसरा पर्सन मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? मिस रिप्रेजेंटेशन का नाम उसको दिया जाता है। ठीक हो गया? तो दोनों कंडीशंस के अंदर जो कंसेंट है, जो रजामंदी है, वो फ्री नहीं है। इसका मतलब फिर बनाया जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर नहीं किया जाता है इसमें। और उसके बाद लास्ट वन, मिस्टेक। गलती से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना तो उसको भी हमने क्या कह दिया? फ्री कंसेंट उसमें नहीं है, तो वहां पे भी हमारा लॉ कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर नहीं किया जाता। तो ये बेटा हमारे पास 5 एसेंशियल्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। इसमें अगर आपके पास कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो पहले यहाँ पर मेरे साथ क्वेश्चन सेशन ले लीजिए, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला हम उसके आगे चलते हैं। ठीक हो गया जी? अब क्वेश्चन सेशन लेते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, मैं ओपन आप लॉफुल ऑब्जेक्ट की अब हम बात कर रहे हैं। लॉफुल ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने का जो ऑब्जेक्ट है दैट मस्ट बी लॉफुल। अब यहाँ पर दो बातें आपस में थोड़ा सा क्लैश करती हैं, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपस में क्लैश करते हैं। मैं इसको यहाँ पर सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक हो गया? अब यहाँ पर बात को दोबारा से आता है कि लॉफुल ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट जो है, मकसद कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, वो लॉफुल होना चाहिए। और पीछे हम एक बात करके आए थे कि लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब होता है गिव एंड टेक की हम बात कर रहे हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट में गिव एंड टेक और कॉन्ट्रैक्ट बनाने का मकसद, ये अक्सर लोगों के लिए एक मेस बन जाता है, आपस में मिक्सअप हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब वो ऐसा क्या है? लॉफुल कंसिडरेशन क्या चीज है? कंसिडरेशन है गिव एंड टेक, जिस चीज का हम लेन देन कर रहे हैं। और ऑब्जेक्ट का मतलब है कि उस जो चीज हम लेन देन कर रहे हैं, उस लेन देन का मकसद क्या है। अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ, तो फिर आपके लिए काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। मैं एक
शॉप पर जाता हूँ एक पिस्टल परचेज करने के लिए, गन परचेज करने जाता हूँ, और मैं एक लाइसेंस गन परचेज करने जा रहा हूँ, मेरे पास उसका लाइसेंस है और लाइसेंस गन परचेज करने के लिए जाता हूँ, तो इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है बेटा जी, कि मैं एक लॉफुल कंसिडरेशन में हूँ, मेरा गिव एंड टेक जो है वो लॉफुल है, लॉ इस बात की मुझे परमिशन देता है कि आप क्या कर सकते हैं, लाइसेंस वाली गन परचेज कर सकते हैं। इसका मतलब लॉ ने मुझे इस बात की क्या दे दी, परमिशन दे दी कि मैं लाइसेंस गन क्या कर सकता हूँ, परचेज कर सकता हूँ। लेकिन अगर उस गन को परचेज करने का मेरे से मकसद पूछा जाए और मैं ये कहूँ कि जी मैंने एक लाइसेंस गन परचेज करके मैंने किसी का मर्डर करना है, तो इट मींस दैट कि मर्डर मेरे लिए फिर क्या होगा, वो एक अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कंसिडरेशन तो लॉफुल है, गिव एंड टेक तो ठीक है, मेरा गिव एंड टेक का मतलब मैं एक लाइसेंस गन परचेज करने जा रहा हूँ, लॉ मुझे इस चीज की परमिशन देता है कि आई कैन परचेज। लेकिन दूसरी तरफ उसका मकसद मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ कि मैंने किसी का मर्डर करना है, तो इसका मतलब फिर उस कॉन्ट्रैक्ट बनाने का जो मकसद है, मेरा ऑब्जेक्ट है, वो अनलॉफुल हो गया। तो इसका मतलब कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट आर टू बोथ आर सेपरेट थिंग्स एंड बोथ मस्ट बी लॉफुल, दोनों पे क्या होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। फिर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमेशा इन राइटिंग होना चाहिए और राइटिंग होने के साथ साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि उसको लॉ की नजर में रजिस्टर्ड हमें करवाना है। जैसे कि हम एक स्टैम्प पेपर के ऊपर अपना कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, कोई भी मुआहदा लिखते हैं, तो स्टैम्प पेपर कोर्ट कमिश्नर से अटेस्टेड होता है, मीन दैट कि हमने उसको क्या करवा लिया, लॉ से रजिस्टर्ड करवा दिया। और कल को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम कोर्ट में लेकर भी जाते हैं किसी प्रॉब्लम के लिए, तो कोर्ट हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है जी। उसके बाद अगला पॉइंट है जी सर्टेनिटी। सर्टेनिटी कहते हैं यकीनियत, कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी किस्म की गैर यकीनी बात नहीं होनी चाहिए, गैर यकीनी सिचुएशन हमारे नहीं होनी चाहिए। अब गैर यकीनी सिचुएशन हमारे पास कौन सी, ऐसी क्या बात आ गई हमारी गैर यकीनी। अब एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करता हूँ आपके साथ, फिर से आपको पॉइंट क्लियर काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट मैं कहता हूँ मेरे पास दो गाड़ी हैं, एक गाड़ी मेरे पास 2005 मॉडल की है और एक गाड़ी मेरे पास 2018 मॉडल की है। अब मैं यहाँ पर आपको एक ऑफर करता हूँ, सारी क्लास को अपने साथ शेयर करता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी 6 लाख रुपए में सेल करना चाह रहा हूँ, वांट टू सेल माय कार टू यू इन ₹600,000, मैं 6 लाख की गाड़ी अपनी बेचना चाहता हूँ। और फौरन आपने सिर्फ इसका मैं शटन देता हूँ कि फाइन आई एम विलिंग टू परचेज, और आप अगले दिन 6 लाख रुपए लेकर मेरे पास आते हैं। अब आपने मुझे 6 लाख रुपए पे किया, 6 लाख करने के बाद आपने कहा कि लाइए मुझे गाड़ी की चाबी दी है, मैंने आपको 2005 मॉडल की गाड़ी की चाबी दे दी, और आप मुझे वहां पर कहते हैं कि सॉरी टू से सर मैंने 2005 की बात नहीं, मैं 2018 वाली गाड़ी की बात कर रहा था आपके साथ। अब यहाँ पर आपस में एक एम्बिग्यूटी क्रिएट होगी, तो लॉ हमें फिर ऐसी एम्बिग्यूटी क्रिएट करने से पहले कहता है कि प्रॉब्लम यहाँ पर क्यों क्रिएट हुई, कि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया तो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए वहां पर सर्टेनिटी नहीं थी, प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन पहले से सारी डिफाइन नहीं की गई। तो लॉ कहता है फिर ऐसी अनसर्टेन सिचुएशन के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल कॉन्ट्रैक्ट, वो एक्सेप्टेबल एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर नहीं होगा। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या करना होगा कि हमें तमाम कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन पहले से क्या करनी होगी, प्रॉपरली तौर पर डिफाइन करनी होगी, ताकि कोई भी अननोन पर्सन भी अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़े तो उसको तमाम टर्म्स एंड कंडीशन समझ आ जाए, ताकि अगर कोई पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता है तो आसानी उसको समझ आ सके कि इसमें क्या चीज डिमांड की गई और कैसे की गई। तो इट मींस दैट कि फिर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जब होती है तो तमाम पॉइंट्स वहां पर क्लियर होने चाहिए, ताकि परफॉर्मेंस के टाइम पे अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हमें फेस ना करनी पड़े। उसके बाद आगे चलते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब कॉन्ट्रैक्ट जब आपस में बनाया गया तो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि जिस बात का कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उस बात को परफॉर्म करना पॉसिबल हो। और परफॉर्मेंस अब दो तरह की होती है, एक फिजिकल परफॉर्मेंस और एक लीगल परफॉर्मेंस। अगर आपने किसी के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जिसको फिजिकली परफॉर्म करना तो पॉसिबल है लेकिन लीगली पॉसिबल नहीं है, तो उसको लीगली पॉसिबल नहीं है। लाइक मैं किसी को कहता हूँ कि आपने किसी का मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ किसी के साथ, तो मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट फिजिकली तो पॉसिबल है, मर्डर होते हैं, लेकिन क्या वो लीगली पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि लीगली पॉसिबल इसलिए तो एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। तो लॉ ने कहा फिर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनाए जिसको परफॉर्म करना लीगली पॉसिबल हो और उसके साथ साथ उसको परफॉर्म करना फिजिकली भी पॉसिबल हो। अब मैं किसी के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करूं कि आप मेरे से 5 लाख रुपए ले लें और आप मुझे हवा में उड़ के दिखा दें और मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट भी कर लेता है, लेकिन एक्सेप्ट करने के बावजूद भी हमारे दरमियान कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, उसकी वजह ये कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको फिजिकली परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं। तो लॉ ने कहा कि फिर आपकी ऑफर और आपकी एक्सेप्टेंस इस तरह से होनी चाहिए कि कल को उसको परफॉर्म करना लीगली और फिजिकली दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या होना चाहिए, पॉसिबल उसके लिए होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। Number last point, not expressly declared void contracts. अब बेसिकली ये पॉइंट मैं छोटा सा जल्दी से कवर अप कर देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर आगे जाके हमारी डिटेल डिस्कशन होगी। एक तरफ तो हमने ये कहा कि ये 10 के 10 एसेंशियल जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे दैट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये 10 के 10 एसेंशियल्स
एग्जिस्ट करते हैं तो इन एसेंशियल्स की एग्जिस्टेंस की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर होगा। लेकिन उसके साथ साथ लॉ ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हमें ऐसे हाईलाइट कर दिए कि उन कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉ ने क्या कह दिया कि वो हमेशा वॉइड ही रहेंगे, वो कभी वैलिड हो ही नहीं सकते। बेशक उनके अंदर ये सारे के सारे पॉइंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर नहीं किया जा सकता। उसको डे फर्स्ट से ही लॉ ने क्या कह दिया, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स है। और आखिरी एसेंशियल हमारा यही है कि हमारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, उनमें से कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ना हो जिसको लॉ ने पहले से ही मना कर दिया। अब वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो 6 कॉन्ट्रैक्ट्स आगे जाकर हम उसको डिस्कस, 7 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसको आगे जाकर हम डिस्कस भी करेंगे। मैं अभी एक एग्जांपल के साथ ये टॉपिक को वाइंड अप करता हूं कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, कि अगर हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उस पर्सन को हम मना करते हैं कि तूने शादी नहीं करनी। अब शादी के लिए बेशक हम उसको टाइम बाउंड करते हैं कि आपने 4 साल शादी नहीं करनी, या हम उसको पर्सन बाउंड करते हैं कि आपने किसी पर्सन रेलिवेंट एक स्पेसिफिक पर्सन हाईलाइट कर दिया कि आपने उससे शादी नहीं करनी, या हम उसको परमानेंटली बाउंड करते हैं कि आप 10 लाख रुपए ले लो और शादी करो ही ना। बेशक वो पर्सन इस बात पर एग्री कर भी जाता है और इन दोनों के दरमियान दोनों बात भी कमिट हो गई, लेकिन लॉ की नजर में दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। उसकी वजह क्या है? क्योंकि शादी हर इंसान का सोशल राइट है, रिलीजियस राइट है, सोशल राइट है, उस पर्सन का पर्सनल राइट है। और अगर हम किसी की लिबर्टी कहते हैं उसकी आजादी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी की लिबर्टी को क्या करे, रिस्ट्रिक्ट कर दे, बेशक वो पर्सन एग्री कर भी रहा है, लेकिन लॉ ने मना कर दिया कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कभी भी लॉ की नजर में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बेशक उसमें सारे पॉइंट एग्जिस्ट करते हो, बेशक उसमें ऑफर की गई, उसमें एक्सेप्टेंस रही, लीगल एनफोर्सेबिलिटी तो आ ही नहीं सकती, कंसिडरेशन जैसी भी है, फ्री कंसेंट है, कस्टडी भी है, राइटिंग रजिस्टर्ड भी हो गया, बात भी क्लियर हो गई, लेकिन तमाम एसेंशियल मौजूद होने के बावजूद लॉ ने मना कर दिया कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कभी भी आपके लिए एक्सेप्टेबल कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर नहीं किए जाते। तो दीज आर द 10 पॉइंट्स और हियर ये हमारे पास क्या कहलाते हैं जी, एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए सबसे जरूरी बात है। फिर ओके जी, मैं एक दफा फिर से रिकैप ले लेता हूं, छोटा सा सारा पॉइंट है यहां पर। एसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया, जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक ऑफर होगी और एक उसके ऊपर क्या होगी, एक्सेप्टेंस होगी। ये कॉन्ट्रैक्ट की इनिशियल स्टेज है, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा। फिर उनके दरमियान लीगल रिलेशनशिप होगी। लीगल रिलेशनशिप होने का मतलब है कि दोनों के पास इस बात का राइट है कि अगर कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है तो दूसरी पार्टी कोर्ट में जाती है उसके खिलाफ। तीसरा पॉइंट, उसकी कंसिडरेशन, उनका गिव एंड टेक एक तो होना चाहिए, और होना भी कौन सा चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। नंबर 4 पॉइंट, दोनों पार्टीज के पास कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। नंबर 5, उनकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए। कंसेंट का मतलब उनकी रजामंदी फ्री होनी चाहिए, किसी जोर जबरदस्ती जबर में आकर या गन पॉइंट के ऊपर या थ्रेट करके उनको कॉन्ट्रैक्ट ना बनाया गया। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास फ्री कंसेंट के बाद लॉफुल ऑब्जेक्ट, उनका जो मकसद है कॉन्ट्रैक्ट बनाने का वो भी क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, राइटिंग फॉर्म में होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। सर्टेनिटी का मतलब है यकीनियत, उसके अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जो अनसर्टन हो। नंबर 9, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना भी क्या होगा, पॉसिबल होना चाहिए। और उसके साथ साथ नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट उनमें से ना हो जिनको लॉ ने खुद एक्सप्रेस कर दिया कि दे आर द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, उसको कभी भी वैलिड नहीं कहा जा सकता, तो ये उनमें से नहीं होना चाहिए। दीज आर द 10 पॉइंट्स, ये जहां पर एग्जिस्ट करते हैं, तो इन 10 के 10 पॉइंट के एग्जिस्टेंस के बेस के ऊपर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या नाम दे देते हैं, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का उसको नाम दिया जाता है। फिर उसके बाद इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है। तो ये थे हमारे पास पॉइंट, जिसको मजीद हमने एलैबोरेट कर दिया। तो इंशाल्लाह ताला आज थोड़ा सा कुछ लाइन की डिस्टॉर्शन और टाइम कंस्ट्रेंट हमारी वजह से डिस्टर्ब रही है, नो वरी, फ्रॉम मंडे, क्योंकि हमारा सेशन टाइम होता है वो मंडे टू फ्राइडे होता है, सैटरडे संडे हमारा वैसे भी ऑफ होता है। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग मंडे से अपना आगे जो है ना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम फिर आगे, अब इनके ऊपर ही हमारा सारा कॉन्ट्रैक्ट आपका पूरा का पूरा यही था। अब इसके अंदर से हम टॉपिक निकालते जाएंगे और उसको एलैबोरेट करते चले जाएंगे फ्रॉम मंडे ऑन। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारी मैक्सिमम बातें जो होंगी वो इस एक पॉइंट के अंदर से निकलेंगी, इसीलिए आज मैंने इसको थोड़ा डिटेल टाइम लगाया, क्योंकि आगे हमारे पॉइंट सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस कर रहे हैं विद रेफरेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो तकरीबन सारे इन्हीं के अंदर से निकलने हैं हमारे पास। ठीक हो गया, तो इसलिए हमने इसको डिटेल डिस्कशन। अब आइए हम दोबारा से अभी लॉन्ग क्वेश्चन सेशन लेते हैं। प्रॉब्लम अगर कोई है आप लोगों को तो उसको हम आपस में शेयर कर लेते हैं। ठीक हो गया, चलिए। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट विद मिस्टर श्याम जी। श्याम भाई, नो इशू सर जी।
All clear. थैंक यू जी। जी मुनज़्ज़ा बेटा। No, sir, no question. Understand everything. ओके फाइन जी। मिस्टर रिजवान। Sir, all is clear. ऑल इज क्लियर, थैंक यू जी। बेटा सादिया। Sir, kindly pick the topics repeat. कौन सा टॉपिक जी?